व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। एक मेरा पिछला एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसमें मैंने लिखा था कोरोना की हिस्ट्री बयान करूंगा। तो वो काफ़ी वक्त हो गया, मैं उस पर वीडियो बना नहीं पा रहा था। बीच में कुछ वीडियोस बना दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोरोना का जन्म कब हुआ, और कोरोना जो महामारी है वो आज के दौर में जो कहा जा रहा है कि इतनी भयानक नहीं है, तो वो भयानक क्यों नहीं है उसका कंपैरिजन हम करेंगे। कुछ एक 4-6 मिनट का ये थोड़ा सा वीडियो आप मेरी बात सुनोगे, उसके बाद में 7 मिनट का करीब एक ऑडियो वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग पैंडेमिक लगी। तो इंडिया की अगर हिस्ट्री देखा जाए तो पीछे 1500 सालों के अंदर करीब 3 मरतबा प्लेग की बीमारी आ गई है। प्लेग, उसमें करोड़ों लोग मरे हैं। दुनिया में भी ये बीमारी फैली, इंडिया में भी फैली। एक 13वीं सदी के अंदर बीमारी आई थी जो जिसका नाम था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ भी बहुत बुरी बीमारी थी, जो उसका शिकार होता था बचता नहीं था, बहुत कम लोग बचे। और उसने यूरोप कंट्रीज़ का 1/3 पॉपुलेशन खा गई थी बीमारी। और ये प्लेग जो था, करोड़ों लोग इंडिया में मरे थे। वो वीडियो क्लिप में सब आपको समझ में आएगा आगे जो आएगी। और ये जो ब्लैक डेथ थी, इसके अंदर बदन के किसी भी हिस्से में काला पड़ जाता था, वहाँ के सेल्स मर जाते थे और काला और नीला हो जाता था। तो ये ब्लैक डेथ के नाम से मशहूर हुआ था। और ब्लैक डेथ में 24 दिन में इतनी मौतें हुई थी जितनी इंडिया के अंदर 24 दिन के अंदर HIV और डेथ से नहीं हुई थी। तो ये और इसके बाद में इंडिया के अंदर बहुत बड़ी भयानक महामारी जो आके गई आज से 100 साल पहले, उसका नाम नेट पे आप सर्च करोगे 1918 बॉम्बे इन्फ्लुएंजा, तो उस नाम की हेडिंग के अंदर आपको बॉम्बे इन्फ्लुएंजा मिल जाएगा। ये स्पेनिश फ्लू था। पूरा दुनिया भर में यूरोप की कंट्रीज शामिल थी इसमें वबा में, और करोड़ों लोग इसमें भी मरे थे। और बॉम्बे इन्फ्लुएंजा इसका नाम इसलिए दिया गया था कि ये बीमारी जो थी 1911 से शुरू हुई थी, लेकिन 1960 से 1918 के अंदर इसका बहुत ज़्यादा असर था। और 1916 के बाद में जब ये बीमारी कम होने लगी थी, ये पूरा वीडियो क्लिप में आएगा। आप कुछ ही 2-5 सेकंड में वीडियो क्लिप में पूरी हिस्ट्री है। तो जो और 1918 के अंदर जो बीमारी हो करके 1916 के बाद में जो बीमारी हुई, और उसके बाद में लोग रिकवर होने लगे थे, लेकिन वहाँ पे फिर उसके बाद में एक कहत साली पड़ गई थी, सूखा पड़ गया था, और सब इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग वापस बॉम्बे की तरफ आए थे। तो बॉम्बे की तरफ आने के बाद में वापस से बीमारी ने यू टर्न लिया था, तो इसलिए इसका नाम बॉम्बे इन्फ्लुएंजा पड़ गया था। और इसके बाद में फिर कई बीमारियाँ आके गई। 1976 के अंदर इबोला मशहूर हो गया, 1999 के अंदर निपा हो गया, उसके बाद में 1976 में इबोला आके गया, और उसके बाद में 2015 के अंदर जीका आया, और उसके बाद में H1N1 जो कुछ सालों पहले इंडिया में ऐसे ही होके गया था, जैसा कोरोना के अंदर तकलीफ हो रही है। और 60 देशों के अंदर जो रिस्पायरेटरी सिंड्रोम की जो बीमारी थी, एक्यूट एंड क्रोनिक, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली। और उसके बाद में कोरोना का जो जन्म हुआ, यहाँ जो हम हकीकत की बात करेंगे तो 1918 बॉम्बे इन्फ्लुएंजा जो हुआ, जो दुनिया भर के अंदर करोड़ों डेथ्स हो गई। तो उस डेथ्स के बाद में बड़े बड़े माहिर डॉक्टर्स जो थे, जो साइंटिस्ट लेवल के थे, और एक्चुअल साइंटिस्ट जो थे, उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू कर दिया था इसकी इन्वेंशन के ऊपर, दवाई के ऊपर, और ये वायरसेस बैक्टीरिया के ऊपर बहुत धूम से पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च शुरू हो गई। और उसके बाद में कुछ रेमेडीज़ बाहर आई कि क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए थी और क्या रेमेडीज़ थी जिसकी वजह से लोग बच गए। वो इसके आगे के पार्ट में मैं कवर करूँगा रेमेडीज़। तो यहाँ पे 1949 में पहली मरतबा कोरोना वायरस का जन्म हुआ। उस वक्त तो कोरोना नाम नहीं दिया गया था। उसके अंदर जो था 1949 में एक वायरस JHM स्ट्रेन का रिपोर्ट किया गया था। आइसोलेशन ऑफ JHM म्यूरिन वायरस ऐसा आया था। और उसके अंदर 1949 के बाद में 1968 के अंदर इसको नाम मिला कोरोना का नाम इसलिए मिला कि ये क्राउन कैसा दिखता है। अगर आप इसको हाफ कट करोगे और वो फोटो सर के ऊपर आप तस्वुर करोगे तो ये क्राउन कैसा दिखता है, एक्चुअल जो माइक्रोस्कोप में दिखता है। और उसके बाद में 1970 में
1970 के अंदर इसको एक्टिवली रिसर्च पूरी दुनिया के अंदर किया गया और 1970 के बाद में 1975 में टॉक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस के अंडर में इसको एक कमिटी इस्टेब्लिश की गई ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, यानी कोरोना का मेन फाउंडेशन वहाँ पे रखा गया। ये रिसर्च लेवल पे भी आप समझ सकते हो, कमर्शियल लेवल पे भी समझ सकते हो। और 1918 के अंदर गांधी जी भी बीमार पड़ गए थे, तो गांधी जी भी रिकवर हो गए, उन्होंने दूसरे लोगों को भी रिकवर किया। तो वो सब जो चीज़ें थी वो क्या थी, उसकी रिकवरी कैसी थी, वो सब जो है मैं इंशाअल्लाह ताला इसके आगे का जो पार्ट आएगा उसके अंदर मैं कवर करूँगा। 1918 का इन्फ्लुएंजा जो होके गया स्पेनिश फ्लू, इसके बाद में इंडिया में और भी बहुत बड़ी बड़ी भयानक महामारियाँ आके गई, बीमारियाँ आके गई जो आज के कोरोना से ज़्यादा तकलीफ़ की थी। उसमें एक नाम आता है ट्यूबरकुलोसिस का। ये बीमारी कोरोना से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ की है। इससे भी वायरस इसी तरह से फैलता है जैसा कोरोना में कहा जा रहा है। और आज भी ये ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है और ये वायरस ये कोरोना से कई गुना ज़्यादा बीमारी भयानक है। और प्यूअर इसके बीच में मीज़ल्स भी आके गया, पोलियो आके गया, लेकिन प्यूअर वायरस के नाम पे जो बीमारियां कुछ आके गई, महामारियां जो आके गई, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम आता है इबोला, निपा और जीका का। 1976, 1999 इस वक्त में एक बीमारी H1N1 भी बहुत बड़ी आगे गई, जिसके अंदर इसी तरह से प्रेशर डाला गया था जिस तरह से अभी कोरोना में डाला जा रहा है। और इबोला निपा के बाद में जीका 2015 के लगभग में जीका का भी बहुत बड़ा ज़ोर शोर से हंगामा हुआ है। लेकिन H1N1 और टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारियां किसी तरीके से भी आज का जो कोरोना है इससे कम नहीं थी। सार्स का भी बहुत बड़ा असर इंडिया पे हुआ है, यूरोप कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हुआ है। सीवियर एंड एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम की ये सब बीमारी वैसी थी जैसा कोरोना की डिसीज़ को कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक्यूट एंड क्रोनिक लंग्स का इन्फेक्शन होता है और नर्वस सिस्टम के ऊपर कमज़ोरी आती है। तो ये सब बीमारियां लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन आज के कोरोना से कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ की ये सब बीमारियां आगे गई। इसके अंदर भी ऐसे ही गड़बड़ मामला था, बहुत डरे हुए लोग थे। और एक बात इसमें ख़ास तौर से देखा, क्योंकि मेरे आसपास में कुछ महीने मेरे जान पहचान वाले लोगों को एड्स हुआ था। जब तक कि इनका एड्स से डिटेक्ट नहीं हुआ था उस वक्त तक इनकी हालत अच्छी थी, नॉर्मल खुश थे वो। लेकिन जैसे ही उनका डिटेक्ट हो गया और उनका इलाज शुरू हो गया, इनकी तबीयत गिर गई, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी में आ गए और बहुत से लोग कुछ ही महीनों में मर गए। तो बहुत सी डेथ्स HIV के अंदर भी हुई है। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस का जो नाम लिया, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जो कहा कि महामारी इससे ज़्यादा भयानक बीमारी है ये। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है कोरोना के अंदर 2 से 3% अगर मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट्स, तो टीबी के अंदर इससे ज़्यादा है, और वो भी ऐसे ही छूने से और एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। और तीसरी बात, कोरोना का मतलब क्राउन होता है, हाफ कट अगर करे तो सर का ताज, इसलिए उसका नाम कोरोना रखा गया। और कोरोना जो पहला जो मिला था, मैंने बताया कि JHM उसका नाम था, म्यूरिन टाइप वायरस। लेकिन आज का जो वायरस है कोविड-19 दिया गया। तो कोरोना की बहुत बड़ी फैमिली है, कोरोना के अलग अलग बहुत से नाम है, और आज तक के कितने वायरस आए और गए। और आज भी जो है कोविड-19 यहाँ पे एंड नहीं होगा। साइंस उसको डिटेक्ट करते रहेगी, नए नए वायरस खोजते रहेगी और हमें नए नए वायरस का पता चलेगा। इसका मतलब यही है कि पहले ज़माने से, दुनिया जब से बनी उस वक्त से और आज तक के कई वायरसों का अटैक हम पे होता रहता है। वायरस नए नहीं बनते हैं, वायरसेस मौजूद है, अरबों खरबों वायरस दुनिया में मौजूद है, और इनका अटैक हमारी बॉडी पे होता रहता है। और हमारी बॉडी को इनसे ओवरकम करने की खुद इम्यून पावर है हमारे बॉडी के अंदर। और दूसरा, आयुर्वेद में एक चीज़ बताई गई है कि अगर आपकी बीमारी किसी तरीके से कहीं पे भी किसी डॉक्टर वैद्य के ज़रिए से अच्छी नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को खुद अपने बॉडी के हवाले कर दो। जो परहेज़ है वो परहेज़ कीजिए, सही तरीके अपनाइए और आपकी बॉडी आप पे आप अच्छी हो जाएगी। आइए देखते हैं ये आगे का वीडियो। 1918 में हिंदी के मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 22 साल के रहे होंगे। उन्होंने अपनी आत्मकथा कुल्ली भाट में लिखा था,
मैं दालमऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरी पत्नी मनोहरा देवी भी चल बसी है। मेरे भाई का सबसे बड़ा बेटा जो कि 15 साल का था और मेरी 1 साल की बेटी ने भी दम तोड़ दिया था। मेरे परिवार के और भी कई लोग हमेशा के लिए जाते रहे थे। लोगों के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी। पलक झपकते ही मेरा परिवार मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया था। मुझे अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। अखबारों से पता चला था कि ये सब एक बड़ी महामारी के शिकार हुए थे। निराला का परिवार ही नहीं, भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी भी लाखों लोगों की तरह इस जानलेवा बीमारी स्पेनिश फ्लू के शिकार हो गए थे। गांधी की पुत्रवधू गुलाब और पोते शांति की मौत भी इस बीमारी से हुई थी। अगर गांधी इस बीमारी से न ठीक हुए होते तो शायद भारत की आजादी की लड़ाई का इतिहास दूसरे ही ढंग से लिखा जाता। इस महामारी ने करीब 1,80,00,000 भारतीय लोगों की जान ले ली थी। कहा यह भी जाता है कि मशहूर उपन्यासकार प्रेमचंद भी इस बीमारी से संक्रमित हुए थे। इतिहास के पन्नों में इसकी इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन इस महामारी के कारण ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का रोष आसमान छूता चला गया था। इस बीमारी की शुरुआत 29 मई 1918 को हुई थी, जब पहले विश्व युद्ध के मोर्चे से लौट रहे भारतीय सैनिकों का जहाज बंबई बंदरगाह पर आकर लगा था और करीब 48 घंटों तक वहां लंगर डाले खड़ा था। मेडिकल इतिहासकार और राइडिंग द टाइगर पुस्तक के लेखक अमित कपूर लिखते हैं, 10 जून 1918 को पुलिस के 7 सिपाहियों को जो कि बंदरगाह पर तैनात थे, नज़ले और जुकाम की शिकायत पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ये भारत में संक्रामक बीमारी स्पेनिश फ्लू का पहला मामला था। तब तक ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एक अनुमान है कि इस बीमारी से पूरी दुनिया में 10 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। जॉन बेरी अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द एपिक स्टोरी ऑफ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक इन हिस्ट्री में लिखते हैं, 10.5 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका में इस बीमारी से करीब 6,75,000 लोग मारे गए थे। 1918 में इस बीमारी से पूरी दुनिया में इतने लोग मर चुके थे जितने पहले किसी बीमारी से नहीं मरे थे। 13वीं सदी में फैली ब्यूबोनिक प्लेग में यूरोप की 25% आबादी जरूर खत्म हो गई थी, लेकिन तब भी 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू से मरने वालों की संख्या उससे भी अधिक थी। जॉन बेरी आगे लिखते हैं, 1918 की महामारी में 24 हफ्तों में जितने लोग मारे गए थे उतने एड्स से 24 सालों में नहीं मरे हैं। इस बीमारी का सबसे अधिक असर पीड़ित के फेफड़ों पर पड़ता था। उसको असहनीय खांसी हो जाती थी और उसकी नाक और कभी-कभी कान और मुंह से खून बहने लगता था। पूरे शरीर में इतना दर्द होता था कि लगता था कि सारी हड्डियां टूट जाएंगी। मरीज की खाल का रंग पहले नीला, फिर बैंगनी और अंत में काला हो जाता था। अमेरिका में फिलाडेल्फिया में आलम यह था कि पादरी घोड़े पर सवार होकर घर घर जाते थे और लोगों से कहते थे कि अपने घर के दरवाजे खोलकर अंदर रखे शवों को उनके हवाले कर दें। वो उस अंदाज में आवाजें लगाते थे जैसे आजकल कबाड़ी वाले घर घर जाकर पुकारते हैं। शुरू में जब ये बीमारी फैली तो दुनिया भर की सरकारों ने इसे इसलिए छिपाया कि इससे मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों का मनोबल गिर जाएगा। सबसे पहले स्पेन ने इस बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया, इसलिए इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। बंबई में तो ये बीमारी फैली ही भारतीय रेल इसे भारत के दूसरे हिस्सों में ले गई। 1920 समाप्त होते होते पूरी दुनिया में इस बीमारी से 5 से 10 करोड़ लोग मर चुके थे। दोनों विश्व युद्धों में कुल मिलाकर हुई मौतों से भी ज्यादा। भारत में सबसे अधिक करीब 1,80,00,000 लोग, यानी कि उस समय की जनसंख्या का 6%।
कश्मीर की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल के गांवों तक कोई भी इस बीमारी से अछूते नहीं रहे थे। जॉन बेरी ने अपनी किताब द ग्रेट इन्फ्लुएंजा द स्टोरी ऑफ द डेडलीस्ट पैंडेमिक इन हिस्ट्री में भारत में इस बीमारी के फैलाव का ब्यौरा देते हुए लिखा है, भारत में लोग ट्रेनों में भले अच्छे सवार हुए, जब तक वो अपने गंतव्य तक पहुंचते वो या तो मर चुके थे या मरने की कगार पर थे। बंबई में एक दिन 6 अक्टूबर 1918 को 768 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली के एक अस्पताल में इन्फ्लुएंजा के 13,190 मरीज भर्ती किए गए थे, जिनमें से 7,044 की मौत हो गई थी। ब्रिटेन में जहां इस बीमारी से मृत्यु दर 4.4 प्रति हजार थी, भारत में ये दर 20.6 प्रति हजार थी। भारत में हालात इसलिए और भी खराब हुए क्योंकि उसी समय भारत में इतिहास का सबसे भयानक सूखा पड़ा था। भूख से शरीर की आरोग्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये फ्लू भारतवासियों के लिए और घातक साबित हो रहा था। एक और ध्यान देने योग्य बात यह थी कि पूरे देश में पुरुषों की तुलना में औरतें इस बीमारी से अधिक मर रही थीं। शायद इसका कारण ये रहा हो कि महिलाओं को भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में कम खाने को मिलता हो। दूसरे, औरतें ही बीमारियों की तीमारदारी कर रही थीं, इसलिए उनको ये बीमारी जल्दी पकड़ रही थी। भारत के 120 साल के आर्थिक इतिहास में 1918 का साल सबसे बुरा साल था। भारत की विकास दर 0 से कहीं नीचे -10.8% चली गई और मुद्रास्फीति ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीमारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बंगाल के सूखे और विश्व युद्ध से भी कहीं अधिक प्रभावित किया। भारत की जनगणना के इतिहास में सिर्फ एक बार 1911 से 1921 में हुआ है कि देश की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों की तुलना में कम हुई हो। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका स्पेनिश फ्लू की थी। मार्च 1920 आते आते इस बीमारी पर नियंत्रण पा लिया गया था। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।